लद्दाख की खूबसूरत वादियों से अंडमान की अथाह गहराइयों तक और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों से सौराष्ट्र की सुनहरी रेत तक, यदि हमने भारत को महसूस नहीं किया तो निश्चित रूप से हमने कहीं ना कहीं कुछ खोया है। मात्र 14 वर्ष की उम्र में एक यायावर छाया चित्रकार जिसने अपने जुनून के बल पर देश ही नहीं बल्कि अफ्रीका के जंगलों तक का सफ़र पूरा किया। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। तो अपने हौसलों के दम पर एक लंबी उड़ान भरते हुए हमारे संस्कारधानी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छाया चित्रकार डॉक्टर बसंत मिश्रा जी से रूबरू होंगे हम उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी जानने के लिए। बसंत मिश्रा कहने को तो महज एक नाम है, लेकिन जब कभी भी फोटोग्राफी और फोटोग्राफी कला से जुड़े पहलुओं और योगदान को लेकर बात की जाती है तो बसंत मिश्रा जी का नाम अवश्य लिया जाता है। जबलपुर में तो इन्हें फोटोग्राफी का जादूगर या फोटोग्राफी के इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। आज बसंत मिश्रा को उनकी फोटोग्राफी कला ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई है। बसंत मिश्रा जी का जन्म 30 जनवरी 1964 को मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। पूत के पांव पालने में ही दिख जाने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए जिस उम्र में बच्चे गलियों में गुल्ली डंडा, सितोलिया या साइकिल का चक्का घुमाया करते थे, उस उम्र में बालक बसंत कैमरे से खेला करते थे और सारा दिन फोटोग्राफर बन फोटो खींचने का अभिनय किया करते थे। यहाँ तक कि पढ़ते समय, सोते समय और खाते समय भी उनका कैमरा उनसे दूर नहीं होता था। जैसे जैसे बालक बसंत की उम्र बढ़ती जा रही थी, उनकी कैमरे और फोटोग्राफी में दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही थी। ये सब देख माँ गिरजा देवी पुत्र बसंत के इस शौक से कतई खुश नहीं थी, मगर पिता जेपी मिश्रा को अपने बेटे के इस हुनर में बहुत कुछ ऐसा दिख रहा था जो उनके लिए अभिमान और गर्व से भरा हुआ था। उन्हें विश्वास हो चला था कि उनका ये बेटा इसी शौक से पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी उनके नाम को रोशन करेगा। फोटोग्राफी का शौक बहुत ही छोटे, जब मैं करीब 10 साल का था तो एक बाल सुलभ मन घर के खींचे हुए फोटोग्राफ को देखता था तो लगता था कि ये कैसे होता है। जो हम देखते हैं वो एक कागज़ के टुकड़े में कैसे आता है। ये एक बहुत जिज्ञासा मन में रही। काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद मुझे परिवार के लोगों ने एक 110 mm का कैमरा दिया। जैसा कि होता है कि बच्चे के हाथ में अगर कोई चीज़ पड़ जाए तो वो उसका उपयोग अपने मन से करता है। मैंने भी उसमें रोल डाला गया। मैं लगातार फ़ोटो क्लिक करता था। कभी आउट ऑफ फोकस हो जाता था, कभी कैमरा हिल जाता था, कभी जिस चीज़ को मैं खींचना चाहता था वो प्रिंट बनने के बाद मुझे ढूंढना पड़ती थी कि ये फ्रेम में है कहाँ। मैंने तो चिड़िया खींची थी या मैंने गाय को खींचा था, गाय दिख ही नहीं रही है उसमें। ये एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन मन ये मानने को तैयार नहीं था कि हम नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक बात और जिज्ञासा बलवती हुई कि ये जो रोल होता है ये डेवलप कैसे होता है या इसका प्रिंट कैसे बनाया जाता है। तो वो एक नई जिज्ञासा पैदा हुई और मेरे ख्याल से करीब 3-4 साल ये सिलसिला चला। तब तक कुछ फ़ोटो अच्छे आने लगे, कुछ फ्रेमिंग ठीक हुई, लेकिन चूँकि फ़ोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कि आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए, और शायद यही एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। करीब 14 साल का मैं रहा होऊंगा जब मैंने जबलपुर में हमारे एक संस्कारधानी के बहुत अच्छे फ़ोटो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, नितिन पोपट जी, उस समय के, मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया। और चूँकि एक
कहीं ना कहीं इस बाल सुलभ मन में एक चीज़ थी कि ये प्रिंट कैसे बनता है, क्योंकि उनके साथ जुड़ने का एक और कारण जो आप समझ सकते हैं, या मैं मानता हूँ कि उनका अपना डार्क रूम हुआ करता था। वो खुद फ़ोटो खींचते थे और अपना प्रिंट भी खुद ही बनाया करते थे। तो फोटोग्राफी चूँकि थोड़ी बहुत करने लगा था, फोटोग्राफ ठीक ठाक आने लगे थे, तो मैं उनके साथ जुड़ गया और उनके लैब में अपने खींचे हुए रोल डेवलप करना सीखा। धीरे धीरे डेवलपिंग सीखी, अपने प्रिंट बनाने लगा। क्योंकि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट का साथ था, वो मेरे गुरु, पहले गुरु वही हुआ करते थे। क्योंकि जब आप एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के साथ काम करते हैं या आप किसी भी विधा में किसी के साथ भी जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके काम का प्रभाव आप पर पड़ता है। मेरे ऊपर भी फ़ोटो जर्नलिज्म का एक प्रभाव पड़ा और मैं उनके साथ जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे उन कार्यक्रमों में जाने लगा, वहाँ के फ़ोटोग्राफ खींचने लगा। और क्योंकि मैं उनको देखता था कि वो अपने फ़ोटोग्राफ बनाकर अखबारों को दिया करते थे, तो एक नज़र डेवलप हुई और मुझे हर एक खबर में, हर एक इवेंट में, या जहाँ पे भी जो प्रोग्राम होता था या मैं रोड पर चलता था, तो मुझे हर जगह मैं खबर खोजता था कि चूँकि अखबार खबर पर जिंदा रहता है और अखबारों को खबर चाहिए और आपके फ़ोटोग्राफ में भी खबर होना चाहिए। बहुत दिनों बाद मुझे ये पता लगा कि एक तस्वीर 5000 शब्दों के बराबर अपनी बात कहती है। मैं भी अखबार के लिए काम करना शुरू किया और ये सिलसिला, चूँकि जब आप खबर की फ़ोटोग्राफ करते हैं, फ़ोटो जर्नलिज्म की तस्वीर खींचते हैं, तो मैं भी अपनी फ़ोटो खींचता था, आके बनाता था और शाम को दौड़ लगा देता था अखबार के दफ्तरों में। एक संघर्ष का दौर थोड़ा सा चला, क्योंकि हो सकता है मेरे फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट होते थे और उसके पीछे कारण निश्चित तौर पर यही रहा होगा कि मेरे फ़ोटोग्राफ की वो क्वालिटी नहीं थी जो एक अखबार को चाहिए, एक खबर के लिए, एक खबर फ़ोटो के लिए चाहिए। हो सकता है ये निश्चित तौर पर यही रहा होगा। और मैं लगातार खींचता था, प्रिंट बनाता था और अखबारों के लिए जाता था। ये सिलसिला कई सालों तक चला और आखिरी में मैं भी, क्योंकि पूरा ढीठ था, मैं लगा रहा अपने काम में। और जब मैं 19 साल का था, और वो दिन मुझे आज भी याद है, मैं कहीं से गुजर रहा था तो मुझे एक पुलिस चौकी दिखाई दी जिसमें पुलिस चौकी का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस वाला एक भी नहीं था और सामने एक पंचर सुधारने वाला साइकिल वाले ने अपनी दुकान लगा रखी थी, टायर वायर टांग रखे थे। मैंने वो तस्वीर ली और उस तस्वीर को तुरंत आके मैंने बनाया और शाम को मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह मैं अखबार के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार जबलपुर में हुआ करता है, अब तो खैर वो बंद हो गया, युग धर्म। और उसके जो संपादक थे वो पत्रकारिता के पितृ पुरुष माने जाते थे, पंडित भगवतीधर वाजपेयी, जिन्हें मैं चाचा जी बोला करता था। मैं उस दिन वो फ़ोटोग्राफ लेके उनके सामने गया और रोज़ की तरह मैंने उनके सामने वो अपना खींचा हुआ फ़ोटोग्राफ रखा और मैं चुपचाप खड़ा हो गया। उन्होंने बड़े गौर से वो फ़ोटोग्राफ को देखते रहे। मेरे मन में वही रोज़ की बात चल रही थी कि आज फिर रिजेक्ट। लेकिन अचानक उन्होंने बोला कि बेटा, आज की तस्वीर तुम्हारी वाकई में खबर की तस्वीर। वो जो अनुभूति थी, वो अनुभूति मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा कि हाँ, इतने साल का जो संघर्ष कह सकते हैं आप, या आपका जुनून कह सकते हैं, वो आज कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ एक डोर मिली और उन्होंने वो तस्वीर रख ली। मैं वहाँ से खुशी खुशी सीधा आया और नितिन भाई को मैंने बोला, मैंने कहा कि आज चाचा जी ने मेरी एक तस्वीर रखी है, देखिए कल क्या होता है। दूसरे दिन सुबह जब अखबार हाथ में आया तो मेरी वो तस्वीर युग धर्म के एक प्रमुख पृष्ठ पर छापी गई और वहाँ से मेरा फ़ोटो जर्नलिज्म का एक जो जुनून था, या जो एक शौक़ था, या जो मैंने फ़ोटो जर्नलिज्म को ही अपना लिया था, आत्मसात कर लिया था, वो वहाँ से मेरा शुरू हुआ।
इसी सपोर्ट के सहारे बसंत मिश्रा ने सर्वप्रथम फोटोग्राफी का एडवांस डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। जबलपुर में काफ़ी सालों तक फ़ोटो जर्नलिज्म करने के बाद फिर एक जो इच्छा काफ़ी दिनों से थी कि फ़ोटोग्राफी की विधिवत ट्रेनिंग ली जाए, फ़ोटोग्राफी को टेक्निकली समझा जाए, तो मैंने अपना रुख दिल्ली की तरफ किया। दिल्ली में जाकर मंडी हाउस में विश्वविख्यात छायाकार ओपी शर्मा साहब के साथ मैंने काम करना शुरू किया। उनका अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था जिसमें मैंने एडमिशन लिया और फोटोग्राफी का एडवांस कोर्स मैं वहाँ करता रहा। साथ ही फ़ोटो जर्नलिज्म चूँकि मैं कर रहा था तो एक थी कि दिल्ली में रह के राष्ट्रीय अखबार और पत्रिकाओं के लिए काम किया जाए। मैंने वहाँ जाकर अपना काम शुरू किया। जैसा कि उस दौर में, ये मैं बात कर रहा हूँ करीब 80 के दशक की, जब कुछ गिने चुने नाम हुआ करते थे जो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं उनके लिए बड़े जाने पहचाने नाम हुआ करते थे। मैं उनके बीच में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने काम को लेकर रोज़ सुबह निकल जाता था। साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था मेरा फ़ोटोग्राफी का। मैं अखबार के दफ्तर रोज़ जाता था और अपना काम वहाँ के संपादकों को और जो दूसरे लोग थे उनको दिखाता था। कई दिनों तक तो नाकामी हाथ लगी, लेकिन फिर उसके बाद एक दिन मुझे जो देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका हुआ करती थी कादम्बिनी, उनके यहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि संपादक जी आपसे मिलना चाहते हैं। अवस्थी जी संपादक हुआ करते थे। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझसे मेरी 2 पारदर्शियाँ लीं और बोले कि ये हम हमारी पत्रिका के लिए यूज़ करेंगे। कहाँ करेंगे ये मैंने भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि मेरी फ़ोटोग्राफ किसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। मैं उनको वो ट्रांसपेरेंसी दे के आ गया और वहाँ से जब वो उस महीने की मैगज़ीन आई तो मैंने देखा कि मेरा वो मेरा दिया हुआ जो चित्र था वो कादम्बिनी के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ। वो मेरे लिए एक मील का पत्थर भी था कि मैंने राष्ट्रीय स्तर के पत्रिकाओं में अपना स्थान बनाने के जो सोचा था, हो सकता है वो मेरा जुनून रहा हो सकता है फ़ोटो पत्रकारिता के लिए जो मैं काम कर रहा था या जो मेरे सपने थे वो कहीं ना कहीं वहाँ साकार होते हुए मुझे दिखाई दिए। और उसके बाद तो फिर ये दौर चल पड़ा, चाहे धर्मयुग हो, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हंस, वामा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसी तमाम सारी मैगज़ीन उस दौर की जो थीं, उन सब के अमूमन मुख्य पृष्ठों पर मेरे चित्र प्रकाशित हुए। और एक दिन चूँकि मैं मंडी हाउस में अपनी फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं श्री राम सेंटर की कैंटीन में एक दिन शाम को मैं बैठा हुआ था। तो मेरे पीछे 2 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक महिला अपने दूसरे साथी से कह रही थी कि आज मैं स्वागत के ऑफिस गई थी और उन्होंने मुझसे आर्टिकल की मांग की है। तो मेरे दिमाग में एक स्वागत नाम कहीं ना कहीं कान में पड़ा। तो मेरे दिमाग में आया कि ये स्वागत क्या है। मैं उस दौरान तो मैं उनके सारी बातें सुनता रहा। फिर मैंने पता करना शुरू किया कि ये स्वागत क्या है। तो मुझे पता लगा कि एयर इंडिया और एयरलाइंस की जो गृह पत्रिका है स्वागत, वो अपने आप में बहुत रेपुटेटेड मैगज़ीन है और हर महीने उसका एक अंक आता है जो विदेश में छपता है और पूरे महीने वो पूरे हर फ्लाइट के हर सीट पर उपलब्ध होती है। और उसमें छपना लोगों ने कहा कि बहुत आसान नहीं है। उसमें जो छपता है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि उसमें आर्टिकलों की संख्या हिंदी और अंग्रेजी की बहुत सीमित हुआ करती थी। इसलिए लोगों ने मुझे बताया कि उसमें सालों की वेटिंग रहती है। मैंने कहा होगा। मैंने दूसरे दिन अपना पूरा बिस्तर अपना समेटा, अपने सारी स्लाइड्स को समेटा और पहुंच गया मैं स्वागत के ऑफिस। मैडम मेनन संपादक हुआ करती थी उस समय। मैं उनसे डायरेक्टली मिला और मैंने उनको अपना काम दिखाया और अपना बाकी चीज़ें बताई कि वो दिल्ली में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी पत्रिकाओं में आपके चित्र प्रकाशित होते हैं तो वो जो संपादक लेवल का जो एक
समूह है उसमें आपका नाम कहीं ना कहीं परिचय में आ जाता है। शायद मैनन ने भी, शायद मैडम मैनन ने वो कहीं चित्र देखे होंगे तो उन्होंने मुझे उसी तरह से लिया। मैंने उनको अपने कुछ चित्र दिखाए तो उन्होंने मुझसे एक आर्टिकल के लिए कुछ पारदर्शियाँ तुरंत ले ली। क्योंकि वो पत्रिका 3 महीने एडवांस उसका सारा मटेरियल सिंगापुर जाता था और वहाँ से वो प्रिंट होके आती थी। तो 3 महीने का इंतज़ार मेरे पास था। मैंने इंतज़ार किया। जब वो मैगज़ीन वहाँ से वो अंक आया तो मैंने देखा कि उसमें मेरे 4 जो स्लाइड्स थीं, जो मेरे खींचे हुए चित्र थे, वो उसमें प्रकाशित हुए। एक अचंभा सा हुआ, लोगों को अचंभा हुआ, मेरे साथियों को अचंभा हुआ कि यार तुम कुछ भी करते हो। मैंने कहा देखिए, मैं फोटो जर्नलिज्म ने मुझे ये सिखाया है कि आप अपनी बात बेबाकी से कर सको। ये मूल मंत्र है फोटो जर्नलिज्म का कि आप जब तक अपनी बात बेबाकी से नहीं करेंगे आपको कोई सुनेगा नहीं, या आप अपना काम के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो जाके हर जगह बात कर लेता हूँ। उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे, और ना सुनने का मैं आदी हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं होता। इस तरह से मेरा स्वागत का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद स्वागत ने मुझे लगातार काम दिया। उनके मैंने बहुत सारे ट्रेवलॉग्स किए, बहुत दुनिया, मतलब पूरा हिंदुस्तान मैंने करीब करीब स्वागत के असाइनमेंट्स पे घूमा है। और स्वागत के एक वर्ष तो ऐसा था जब साल भर के 12 अंक उनके आते थे, उसमें से 8 अंकों में मेरे ट्रेवलॉग्स प्रिंट हुए थे, जिनमें से कई सारे मेरे चित्र कवर पर भी छपे थे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या हुआ। लोग मजाक में मुझसे कहते थे, मेरे साथी छायाकार, कि क्या तुमने क्या पार्टनरशिप कर ली है स्वागत के साथ, मीडिया ट्रांजिशिया के साथ। तो मैं हंस के टाल जाता था कि नहीं, अब उनको काम लगता है, मैं मांगता हूँ। और इस तरह से स्वागत तक का सफ़र मैंने किया और स्वागत ने मुझे बहुत कुछ दिया। वन्य प्राणियों के जीवन में विशेष रुचि रखने वाले इस फोटोग्राफर को समय समय पर अनेक सम्मान से नवाजा जा चुका है। स्वयं भारत सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए इनकी सेवाएं एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए ली थी। फोटो जर्नलिज्म ने मुझे बहुत सारे जो हस्तियां हैं, जो अपने अपने फील्ड में काम कर रही हैं, उन सब से मिलने का मौका दिया, उन सबको जानने का मौका दिया। उनके साक्षात्कार मैंने किए, फ़ोटोग्राफ खींचे, जिसमें चाहे बाबा नागार्जुन हों और चाहे परसाई जी हों, सोनल मानसिंह हों या वैजंती माला हों, इन सब से, बिरजू महाराज हैं, M.F. हुसैन साहब हैं, इन सब के साथ मैंने साक्षात्कार किए हैं और उनके फ़ोटोग्राफ खींचने का मौका मिला है। और यही कारण है कि मेरे संबंध आज भी उनसे उतने हैं, उनका प्यार मुझे मिलता रहता है। एक बार की वाकया मैं बताऊं आपको। मैं खजुराहो डांस फेस्टिवल लगातार किया करता था और मेरी उम्र भी बहुत कम थी जब मुझे सोनल दीदी से मुलाकात हुई। सोनल दीदी मतलब सोनल मान सिंह जी से, मैं उनको दीदी बोलता हूँ। और मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना इनका एक इंटरव्यू लिया जाए। जहाँ हम लोग रुके हुए थे वहाँ उसी होटल में सोनल मान सिंह जी भी रुकी हुई थी। मैंने उनसे शाम को बोला कि दीदी मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने मेरा दुबला पतला सा लड़का देखकर पहले तो वो थोड़े हिचकिचाए, फिर बोले ठीक है, कल मेरी फ़्लाइट है, उससे पहले मिलते हैं। हम सुबह उनके साथ बैठे, बोले पूछो। मैंने कहा मैं क्या पूछूं, आप बताइए। बोले नहीं नहीं तुम ही पूछो। तो मैंने उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि दीदी, पहले जब खजुराहो महोत्सव हुआ करता था तो डांसर मंदिर से बाहर आती थी और उसका जो परकोटा है उस पर अपना नृत्य का जो कार्यक्रम है वो किया करती थी। और आज चूँकि सरकारी जो प्रतिबंध हैं उनके कारण परिसर से बाहर मंच बनाया जाता है और उस पर परफॉर्म करते हैं। बैकग्राउंड में खजुराहो का मंदिर दिखाई देता है। मेरा इतना बोलना था और वो इतनी भावुक हो गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली तुमने ये क्या पूछ लिया मेरे से। बोले वो जो परफॉर्म करने का जो था कि एक अंधेरे, क्योंकि आपको मालूम है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं या जितनी पुरातत्व की बिल्डिंग है उनमें लाइट नहीं होती। तो बोले हम लोग अंधेरे में कई मिनटों तक खड़े रहते थे जब तक कि सारे परफॉर्मेंस शुरू नहीं होता था, और उसके बाद हम अंधेरे से उजाले की तरफ आते थे।
और मंच पे जब करते थे तो ये अनुभूति होती थी जैसे वहाँ का शिल्प जो है वो हमारे अंदर समा गया हो और हम उसके साथ में बाहर निकल रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बोलते बोलते वो रोने लगी। वो जो क्षण था, वो एक अनुभूति जो थी, वो लगा कि वाकई में एक कलाकार कैसे जीता है। ऐसे ही जब मैंने वैजयंती माला जी का फ़ोटोशूट किया, स्वागत के लिए मैं काम कर रहा था और मैंने वैजयंती माला जी से रिक्वेस्ट की कि आपका मैं एक फ़ोटोशूट करना चाहता हूँ, स्वागत के लिए मेरे पास असाइनमेंट है। वो तैयार हो गई और मैं उनको लेके परिसर में गया, मंदिर परिसर में, और वहाँ पर मैंने उनका सारा डांस मूवमेंट्स का पूरा कॉस्ट्यूम के साथ में मैंने वो शूट किया। और अचानक एक दिन मेरे पास उनका फ़ोन आया। उस समय लैंडलाइन हुआ करते थे। घंटी बजी, मेरे फादर ने वो उठाया फ़ोन और मेरे को ज़ोर से बोले कि देखो कोई वैजयंती का फ़ोन है। मैं फ़ोन पे आया तो मैंने, वैजयंती माला जी थी। बोले तुमने वो मैगज़ीन देखी? मैंने कहा नहीं, मैं तो जबलपुर में हूँ और मैंने तो नहीं देखी। बोले मैं आज कहीं से फ़्लाइट से आ रही थी, मुझे सीट पे वो मैगज़ीन मिली और कवर पे मेरा फ़ोटोग्राफ छपा हुआ है। बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ है, तुम्हारा आर्टिकल बहुत सुंदर है। और मैंने उसको पढ़ा और मैं चुरा लाई हूँ। तो इस तरह के जब वाक़या होते हैं तो आपको लगता है कि आपका काम कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको एक मुकाम मिल रहा है। एक वाक़या में मेरे को याद है, हम लोग जब जेल सिंह साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो हम लोग उनके 2 दिन के कार्यक्रम में उनके साथ लगातार ट्रैवल कर रहे थे। आखिरी दिन था, आखिरी कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद चूँकि वो आर्मी का कार्यक्रम था तो उनका अपना प्रोटोकॉल था। हम लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। एक तरफ हम सारे जर्नलिस्ट थे, फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, और एक तरफ आर्मी पर्सन्स और राष्ट्रपति जी बैठे हुए थे। क्योंकि सारे लोग चाह रहे थे कि एक फ़ोटोग्राफ राष्ट्रपति जी के साथ हो जाए तो बड़ा एक मेमोरी बन जाएगी। लेकिन अब बोले कौन? तो लोगों ने फिर मुझसे आग्रह किया कि तुम बोल सकते हो, तुम जाके बोलो। मैं गया तो मुझे आर्मी वालों ने रोका। राष्ट्रपति जी ने देख लिया और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने उनसे जाके आग्रह किया कि साहब सारे लोग सर आपके संग एक फ़ोटोग्राफ करना चाह रहे हैं, तो आप अगर परमिशन दे दें तो बोले हाँ हाँ तुम बुला लो सबको। मैंने सारे लोगों को बुलाया। अब क्योंकि सारे फोटोग्राफर, फ़ोटो कौन खींचे, तो मैंने सारे लोगों को खड़ा किया और मैं निकल के सामने गया और मैंने वो फ़ोटो क्लिक किया। तो वो मुझसे बोलते हैं कि तुमने ही सबको अरेंज किया और तुम ही फ़ोन में नहीं हो, फ़ोटो में नहीं हो, तुम आओ, इधर आओ। तो कोई दूसरा एक जन जाके सामने फ़ोटो खींचने लगे और मैं आके उनके बाजू में खड़ा हो गया। तो वो इतने सहृदय आदमी थे कि उन्होंने मेरा कंधा लिटरली पकड़ा और बोले तुम इतने लंबे मेरे सामने खड़े हो जाओगे तो मैं कहाँ दिखूंगा। तो उन्होंने लिटरली मुझे कंधे को दबाते हुए मुझे नीचे झुकाया और अपने सामने मुझे घुटना टेक कर लिया और पीछे मेरे कंधे पे हाथ रख के वो फोटोग्राफ खिंचवाया। वो मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय फोटोग्राफ और अविस्मरणीय क्षण था कि जब एक इतना महादेश का प्रथम नागरिक अगर आपसे इस तरह की बात करता है तो आपको निश्चित तौर पर खुशी होती है। पिताजी के बाद उनके इस हुनर को आगे बढ़ाने में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति मिश्रा जी ने अपने पति की इस कला को निखारने में काफी मदद की। पति पत्नी के रूप में हम कभी 1 और 1 2 ना रहते हुए 1 पर 1 11 रहे। शादी के कुछ दिनों बाद ही ये मैंने महसूस कर लिया था कि डॉक्टर मिश्रा एक बहती हुई नदी है, एक अल्हड़ नदी है। यदि इस अल्हड़ नदी के बहाव को कहीं ना कहीं रोका गया तो उसमें सड़ान पैदा हो सकती है, उसके डिस्ट्रक्शंस सामने आ सकते हैं। तो मैंने इनको बिल्कुल बेफिक्री से एक बिंदास जीवन जीने के लिए फ्री छोड़ दिया था। जब कभी मिश्रा जी आते थे, घर आते थे और अभी कभी कहा करते थे कि आज मैं अमुक जगह गया, वहाँ से मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, हताश होते थे, परेशान होते थे, तो मैंने कभी भी इनकी हताशा और निराशा को इन पर हावी नहीं होने दिया। मेरी कोशिश रही कि इस हताशा से उबर कर एक नए दिन की शुरुआत करें, एक और अच्छा कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बेशक बतौर कलाकार, किसी भी कलाकार के लाइफ में संघर्ष होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। जिस तरह से नदी अपना रास्ता बनाती है, उसी तरह से मैंने इन्हें बोला कि आप एक नदी हैं, आप चट्टान को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आप कठिनाइयों पे अपना परचम लहरा पाएंगे। पांचजन्य के संपादक, राज्यसभा सांसद और नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरमैन के नाते मैंने विश्व के 42 देशों का भ्रमण किया है।
और सभी कॉन्टिनेंट्स में गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वाशिंगटन पोस्ट, जापान टाइम्स, पीपल्स डेली, चाइना का है, मॉस्को का, दिल्ली, pravda, इन सब के अखबारों में गया। मुझे बसंत मिश्रा जी के स्तर का गहराई वाला कोई भी छायाकार नहीं मिला। बसंत मिश्रा ने यूं तो मूर्त अमूर्त बहुत सारे प्रयोग किए हैं फोटोग्राफी में, और उनके काम को हिंदुस्तान की लगभग सभी प्रमुख मैगजीन्स ने और अखबारों ने छापा है। उनका अपना काम कॉफ़ी टेबल बुक और इस तरह के पब्लिकेशंस में भी है। लेकिन उनका सब्जेक्ट उन्होंने जब अंततः चुना सारे रास्ताओं से गुजरते हुए, तो वो उनका जो क्षेत्र था वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का है, यानी कि वन्य जीवन की फोटोग्राफी, जो आसान नहीं है। आपको एक से लेकर दूसरे और दूसरे से लेकर तीसरे जंगल में ज़िंदगी भर भटकना होता है, और जिनको आप फोटोग्राफ करना चाहें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए, आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत कलात्मक ढंग से, और मैं कहूँगा कि मिड शॉट और क्लोज़अप में उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र लिए हैं, जिसमें उनके डिटेल्स दिखाई देते हैं, और डिटेल्स के साथ वो एम्बियंस भी जंगल का दिखाई देता है जो उन पशु पक्षियों को वहाँ एस्टेब्लिश करता है। मृदुभाषी, मिलनसार, सादा जीवन और कर्तव्य परायण से भरा जीवन जीने वाले बसंत मिश्रा जी अपने पथ पर और कीर्तिमान बनाते रहें और देश का नाम यूं ही रोशन करते रहें, इसके लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।